प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की, बात करेंगे भारत मालदीव के सुधरते संबंधों की और ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के भारत के बारे में दिए गए बयान की और नौसेना कमांडरों के सम्मेलन की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत मालदीव के संबंधों में जिस तरीके का हमने देखा कि तनाव था, अचानक से संबंध बेहतर होते जा रहे हैं, तो इनका कारण क्या लोग समझना चाह रहे हैं कि मुइज़्ज़ू अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री जी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रहे थे तो शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे वो। अब फिर से उनके आने का कार्यक्रम बन रहा है। मालदीव के विदेश मंत्री का जो बयान है वो बड़ा सहजता वाला आ रहा है। हमारे भी विदेश मंत्री वहाँ पर होकर आए और प्रधानमंत्री जी के बारे में जिन दो मंत्रियों ने अमर्यादित ट्वीट किए थे वो मालदीव की कैबिनेट से बाहर हो गए। तो सब कैसे देखते सर आप इन सब मुद्दों? देखिए नीरज जी, ये तो हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि जब इलेक्शन हुए थे तो इंडिया आउट के नाम पर इलेक्शन हुए थे वहाँ, और इस इलेक्शन में पूरा फोकस यही था भारत को बाहर करना मालदीव से, और लग ये रहा था कि चीन वहाँ पूरी तरह अपना स्थायित्व जमा लेगा, कब्जा कर लेगा और वही चलाएगा जी। और उस समय कई लोगों ने कहा कि रिएक्शन भारत का कुछ होना चाहिए जी। किसी ने कहा ट्रेड बंद कर दें उनके साथ। वैसे भी देखिए वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमारे जा रहे थे जी। वो भी कम हो गए जी। तो लोगों ने काफ़ी कुछ कहा, लेकिन देखिए उस समय हम लोगों ने भी कहा कि भारत को धैर्य रखना चाहिए जी। और भारत ने धैर्य रखा जी। क्योंकि जहाँ भी चीन गया है आप कहीं देख लीजिए, चाहे श्रीलंका था, चाहे नेपाल है जी। वहाँ भी हर जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम आई जी। वो चल नहीं पाया उनसे, और बाद में उनको एहसास हुआ जी। कि जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है हमारे प्रधानमंत्री की जी। और उन्होंने ये भी रखा हुआ है पॉलिसी एक नेबरहुड फर्स्ट के साथ साथ सागर की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल करके, तो उस सब ले करके जी। उसका इफ़ेक्ट तो होना ही था कभी ना कभी, और इनको रियलाइजेशन आनी थी जी। हालांकि देखा जाए शुरू में तो उन्होंने बोला कि जितने मिलिट्री पर्सनल हैं सब बाहर होने चाहिए, और मिलिट्री पर्सनल थे कितने भारत के जी। 86 इन ऑल, 99 फिर पहले ही कम हो गए थे 86, और वो भी जो भारत ने उनको एयरक्राफ्ट दिए थे उनको मैन कर रहे थे जी। तो बहुत ज़्यादा नहीं था, इंटरफेरेंस कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन भारत ने उनकी बात मान ली जी। और उन जगह पर बजाय नेवी पर्सनल मिलिट्री पर्सनल की जगह सिविल पर्सनल वही काम कर रहे हैं जी। तो काम तो हो ही रहा है जी। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि उस इलाके में इंडियन ओशन का वो जो रीजन है वहाँ पर सिक्योरिटी लगा था कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी जी। क्योंकि चीन ने, आपको याद है कि एक टोही जहाज़ भी अपना भेजा था वहाँ पर, जो श्रीलंका में भेजा था, जिसके लिए आपत्ति किया था भारत ने जी। तो वो भी वहाँ पर हुआ था, और उसके बाद ये यहाँ पर भी आया था, और वहाँ उस समय मुइज़्ज़ू ने भी ये कहा था कि हम जो है अपनी समग्रता देखेंगे और हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे जी। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो उस समय थी, और उनकी वजह से प्रॉब्लम ज़रूर हुई थी, ज़रूर चीन की तरफ वो जा रहे थे। लेकिन अभी उनका स्टेटमेंट देखिए कि उन्होंने बोला है कि हम दोनों के साथ रहना चाहते हैं, दोनों के साथ मिल कर के रहना चाहते हैं जी। क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ है कि भारत के बिना जो चीज़ भारत कर सकता है वो चीज़ चीन वहाँ रह के उनके लिए नहीं कर सकता। आप देखिए मेडिकल में उनकी कंपनीज़ ने और हमारी कंपनीज़ ने वहाँ पर इंश्योरेंस से लेकर हर एक चीज़ कर रखी थी जी। और वहाँ से हज़ारों लोग आते थे ट्रीटमेंट के लिए जी। चाहे वो कोलकाता में आते थे, बॉम्बे में आते थे, साउथ में या दिल्ली में, तो काफ़ी मतलब वो कम हो गया था अभी जी। क्योंकि वो जो कंपनीज़ थी वो जो है फिर अभी काम नहीं कर पा रही थी जी। इस वजह से तो वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी थी। फूड ग्रेन्स, अभी भी भारत ने फूड ग्रेन्स उनके पास काफ़ी भेजे हैं जिनके पास उनके पास कमी थी। ट्रेड वॉल्यूम देखिए, आपको पता ही है कि ट्रेड कम हो गया है, और सबसे बड़ी देखिए इसका कारण ये है कि आज की तारीख में फॉरेन डेट जो है मालदीव्स का बहुत ज़्यादा है जी। मेरे ख्याल से वो क्रॉस कर गया है $400 मिलियन। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये अभी जो मेरा डेटा है कहता है कि करीब $409 मिलियन के पास है, और जिसमें से करीब उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है बहुत कम है जी।
440 के आसपास रह गया है, और जिसमें से यूजेबल फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ उनका 60-61 मिलियन डॉलर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उनके पास प्रॉब्लम है। और मैक्सिमम डेट जो है चीन और भारत का है। जी तो भारत तो हमेशा कोऑपरेट करके और अपना उसके साथ ही चलता रहा है। जी चीन को आपको मालूम है। तो इस वजह से उनको बहुत ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने, आपने देखा स्टेटमेंट उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है अभी, वो श्रीलंका में जाकर के दिया है। श्रीलंका में जब मीटिंग थी और उनसे पूछा गया जी कि क्या आप IMF के पास जा रहे हैं डेट के लिए, जी तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि IMF की कंडीशंस कितनी ज़्यादा होंगी। जी तो ये सब मुश्किल आना था। ये कोई मतलब देखा जाए तो कोई नई चीज़ नहीं थी, और इस वजह से ये उनको अब महसूस हुआ है कि भारत ही उनकी मदद कर सकता है। इतने जो उनके आइलैंड्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी भारत कर रहा था जी उनके लिए। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ब्रिज जो कि कम से कम उनके 18-19 जो आइलैंड्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा था, जी भारत उसमें सहयोग कर रहा था, बना रहा था। इनफैक्ट उनकी लार्जेस्ट पुलिस एकेडमी बना रहा था। और अभी भी देखिए, जो आप कह रहे थे, अभी जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो वहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें उनके मैक्सिमम जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको अभी भी उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर और ज़्यादा लोग आएंगे ट्रेनिंग के लिए। एजुकेशन के मामले में वहाँ से समझौता हुआ है। तो ये जो है, अब उनको समझ में आया है कि भारत जो है ही उनका है जो मदद कर सकता है रीजन में, और इस वजह से वो और क्लोज आए हैं। और भारत को भी देखिए ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से है, जी दोनों तरफ से है, क्योंकि उस रीजन में उस रीजन की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी से जुड़ी है। जी और वहाँ की खासकर शिपिंग जो है, 60% समझिए कि शिपिंग वहाँ पर ट्रेड शिप्स वहाँ से आती जाती गुजरती हैं। तो वहाँ भी बहुत ज़रूर, और हमारे भी उसमें कम से कम 25-30% तो हमारे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ का उस इलाके में अपनी प्रेजेंस रखें। और ये नहीं, देखिए अमेरिका भी, मैं एक पेपर पढ़ा था अमेरिका का, आज से नहीं 2012 का है, जिसमें उन्होंने पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से मालदीव्स के ऊपर उनको प्रेशर डालना पड़ेगा और अपनी प्रेजेंस वहाँ दिखानी पड़ेगी। अभी मालदीव्स में उनका डायरेक्ट कोई कंसुलेट नहीं है, श्रीलंका से ही चल रहा था। अब जो है वहाँ पर वो अपनी बना रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंस है वहाँ की। तो इस वजह से अभी जो बातचीत हुई है उससे मुझे लगता है कि संबंध ज़रूर सुधरेंगे, काफ़ी सुधरेंगे। और आपने जैसे कहा कि मोइज़ू आए थे 19 को, जब 9 तारीख को अपने प्रधानमंत्री की उन्होंने शपथ ली थी, और ऑलरेडी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि जल्दी ही वो आएंगे। और देखिए, प्रेसिडेंट का विजिट का मतलब सिर्फ ये नहीं आता कि आए और चले गए, उससे पहले कई चीज़ें होंगी, बातचीत होगी, किस चीज़ों पर एग्रीमेंट होना है, और चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात होगी। तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छी पहल है। और मैं दोबारा कहूँगा कि भारत ने जिस तरह धैर्य बना करके, प्रोवोकेशन बहुत आया, लेकिन भारत ने धैर्य बनाए रखा। जैसे उन्होंने खुद बोला कि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और इसके बावजूद भारत ने वो लेके भारत आगे बढ़ा कि नहीं, आज नहीं तो कल तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सुधरेंगी, और अपना भारत काम करता रहा। भारत ने कभी नहीं बोला कि मैं उनको एड अपना कट करेंगे, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें कोई कमी करेंगे। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम मेडिकल उसमें कम करेंगे या टूरिज़्म में कम करेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जब गए वहाँ अपने लक्षद्वीप में, तो ये ज़रूर बोला गया, लेकिन बाकी लोगों ने उठाया, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा। लेकिन उनके पास मैसेज गया, और देखिए उनके पास कितना टूरिज़्म का पैसा कम हो गया था, बहुत कम टूरिस्ट जा रहे थे। उन्होंने चाइना को सोचा कि आएंगे, लेकिन उतने लोग नहीं आए। तो ये चीज़ ज़रूर फ़र्क पड़ी, उनकी पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत प्रेशर डाली उनके ऊपर। तो इसका फ़र्क पड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि वो समझ गए होंगे, लेसन लिए होंगे, और आगे जो है दोबारा संबंध सुधार लेंगे और ऊंचाई पर ले जाएंगे। सर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के विस्तारीकरण की योजना पेश की है। ऐसा लगता है कि वो चाइना से भी बड़ी आर्मी बनाना चाहते हैं, विश्व की नंबर 1 आर्मी संख्या के मामले में बनाना चाहते हैं रशियन आर्मी को। और ये हम इसका कारण तो जानना ही चाहते हैं। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध अब किस मोड़ पर है, ये भी कृपया बताएं। जी देखिए, अभी जहाँ तक पहले हम रूस यूक्रेन युद्ध को अगर लेते हैं, तो देखिए युद्ध में तो रूस का ही अभी दबदबा चल रहा है। रूस तीनों जगह, एक पोक्रोस की जो हम बात कर रहे थे, उसके बहुत नज़दीक पहुंच गया है वहाँ पर,
और शहर तो उन्होंने खाली करा ही दिया है यूक्रेन ने। खार्किव के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है रूस का। तो डोनबास रीजन में काफ़ी आगे है रूस और वो पीछे नहीं हट रहा है जी। और उसने कर्स्क रीजन में भी अब जो है अपना काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया। जी। इनको जो जहाँ पर घुसपैठ किए थे और घुसपैठ कुछ कर रहे थे यूक्रेन, तो वहाँ रोक दिया इन्होंने। जी। अब जो है काउंटर ऑफेंसिव में जो कल की न्यूज़ थी, परसों तो उन्होंने बोला था कि तकरीबन 11 गांव वापस ले लिए हैं और भी कल उन्होंने लिए हैं। तो इसका वो जैसे हम लोग पहले कह रहे थे कि पुतिन को जल्दबाजी में नहीं थे, जी। उन्होंने 1 अक्टूबर की डेडलाइन की है और तब तक जो है इनको खाली करेंगे। और देखिए जो रूस ने बोला है, जी। उनको कहना है कि 4000 से ज़्यादा इनके यूक्रेनियन सैनिक मारे गए हैं, 119 से ज़्यादा टैंक जी। नष्ट किए हैं और बाकी भी सामान है। हालांकि वहाँ पर लड़ाई में देखिए युद्ध में कोई भी इंडिपेंडेंट पुष्टि नहीं हो पा रही है, जी। तो हम डिपेंड उसी पर हैं। कुछ सैटेलाइट रिपोर्ट्स आ रही हैं, जी। तो ये कुछ देख करके देखिए अभी तो रूस ही वहाँ आगे है। हालांकि यूक्रेन ड्रोन्स और मिसाइल से कर रहा है हमला, जी। लेकिन वो उतना कुछ नहीं कर पा रहा है जिसने कि न्यूज़ आनी चाहिए थी। लोग सोच रहे थे कि बहुत कुछ करेगा, क्रीमिया में भी कर रहा था, लेकिन रूस उसकी काट कर रहा है। और जैसे हमेशा की तरह जब एक वो अटैक करते हैं, रूस उससे ज़्यादा अटैक करके उनको ज़्यादा नुकसान कर रहा है। जी। तो ये नुकसान तो अभी भी ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो गया है कि रूस के अंदर लड़ाई ले गए हैं यूक्रेन जेलेंस्की, लेकिन फ़र्क कितना पड़ रहा है वो अभी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो तो और ज़्यादा जा करके वहाँ बंध गए हैं, जी। उनके ट्रुप्स कमिट हो गए, इतने वेपन्स और एम्यूनिशन हो गए हैं। जी। जहाँ तक देखिए बात थी पुतिन की, सबसे पहले देखिए कैजुअल्टीज़ इन 2-2.5 सालों में कैजुअल्टीज़ कितनी ज़्यादा हो गई हैं। कहा यह जा रहा है, अभी कल परसों की रिपोर्ट में देख रहा था, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना था कि टोटल कैजुअल्टीज़ 10 लाख से ज़्यादा हैं। लेकिन अब वो सब मिला के कह रहे हैं, ट्रुप्स और सिविलियन और बाकी को ले करके बहुत ज़्यादा फिगर है। लेकिन जहाँ तक एक तरह से कंफर्म्ड वेस्ट के लोग कह रहे हैं कि 70,000 के आसपास, 50,000 कंफर्म्ड हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 70,000 से लेके 1 लाख जो रूस के सैनिक मारे गए हैं। जी। और तकरीबन उतने ही कहा जा रहा है, उससे ज़्यादा बल्कि इनके मारे गए हैं यूक्रेन के, जी। 1 लाख से ज़्यादा। तो ये जो है जो मतलब एक तरह से अगर आप ये कहिए कि जो वुंडेड हैं अब उनको भी लेना पड़ेगा। जी। जो मरे हैं वो तो स्ट्रेंथ कम हुई है, जी। जो घायल हुए हैं और उनकी संख्या तकरीबन यूक्रेन में इनका कहा जा रहा है कि रूस में 3.5 लाख के आसपास हैं। जी। जो घायल हैं वो भी जो है लड़ाई में नहीं जा सकते, जी। तो उतनी स्ट्रेंथ तो वहाँ कम हुई है। जी। और उसी हिसाब से यूक्रेन की भी कम हुई है। जी। उनके भी कहा जा रहा है कि तकरीबन उतने ही 1.5 लाख के 2 लाख के आसपास। तो देखा जाए एक तरह से तो 4 लाख से के आसपास या ज़्यादा ही, अमेरिका तो 6 लाख कह रहा है, 6 साढ़े 6 लाख, लेकिन 4-4.5 लाख इनके जो हैं रूस के डेड हैं या इंजर्ड हैं, जो जी। लड़ नहीं सकते। जी। और उसी तरह यूक्रेन के 3-3.5 लाख हैं, जी। ज़्यादा ही हो सकते हैं, बट ये जो अनुमान है जो अभी तक, और ये मैं वेस्ट की ही उन्हीं के अनुमान की बात कर रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा होने के बाद देखिए संख्या तो कम होनी है। जी। यूक्रेन हम जानते हैं पहले से ही उनके पास ट्रुप्स नहीं हैं, जी। लोग बाहर भाग रहे हैं। पुतिन ने जो यहाँ रशिया का था, उन्होंने अभी 2022 में के बाद 23 में उन्होंने दिसंबर में बढ़ाई थी संख्या। जी। अब इनकी जो आर्मी टोटल है रूस की, वो तकरीबन जो इन्होंने जो लेके वो चले थे, उस समय तो उन्होंने जो यहाँ पर लगाया था, ये समझिए कि करीब 22 लाख के 20-21 लाख इनकी ट्रुप्स थे टोटल। लेकिन अब वो इतने अगर 3.5 लाख कम हो गए और उन्होंने 1.5-2 लाख और बढ़ाए थे, तो वो जो है उसको उन्होंने पूरा तो करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ देखिए इसमें है कि इनकी जो यूक्रेन जो है कि मैक्सिमम कैजुअल्टी जब काउंटर ऑफेंसिव में हो रही हैं जो रूस कर रहा है, और यूक्रेन ने भी जो काउंटर ऑफेंसिव एक पिछले साल आपको याद है उन्होंने चलाया था मई जून में, इसके अंदर रूस के अंदर, उसमें भी उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए अटैकर्स को हमेशा नुकसान ज़्यादा होता है डिफेंडर को, क्योंकि डिफेंडर तो बंकरों में है, वो ऐसी जगह पर है कि सब देख रहा है, तो वो जो है उसकी कैजुअल्टीज़ कम होती हैं। तो अटैकर में एज अटैकर उनकी कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा हुई, तो यूक्रेन को भी काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ। और अभी 3 दिन पहले ही तकरीबन 500 यूक्रेनियंस को रूस ने मारा था। जी।
तो नुकसान उनका भी काफ़ी हो रहा है, और मिसाइल रॉकेट स्ट्राइक्स और ये सब तो चल ही रहे हैं। जी तो ये सब देख करके नुकसान दोनों तरफ बहुत हुआ है। और रूस को भी, जैसे मैंने कहा कि ट्रुप्स की कमी है और उनको जो है बहुत ज़रूरी है कि अभी ट्रुप्स लें। तो उन्होंने जो अभी किया है कि 18 से 30 साल के बीच के जी जो लोग हैं वो कॉन्स्क्रिप्शन हैं, और उनके यहाँ देखिए एक तरह से एंगेजमेंट पीरियड है कि आप 3 साल 5 साल 7 साल जो भी है उसके लिए आएंगे, उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, और जो ख़त्म हो जाएगा आप वापस जाएंगे। जी तो वहाँ परमानेंट नहीं है एक तरह से। तो वो चीज़ उन्होंने की है। और अभी उन्होंने जो किया है करीब 2.25 लाख 1.8 लाख 1,80,000 अपनी ट्रुप्स को बढ़ा रहे हैं। तो तकरीबन वो 23 मिलियन जो है अभी 23 लाख 2.3 मिलियन 23 लाख जो है पहुंच जाएंगे, जो स्ट्रेंथ हो बढ़ाना चाहते हैं। और अगर जो है आप ले लीजिए कि अगर स्टार्टअप वॉर में इनके करीब 15 लाख के आसपास थे, तो अभी या कुछ ने कहा कि 10 से 12 लाख थे। जी तो 12 लाख भी थे लड़ाई के शुरू में, 24 करना चाहते हैं, मतलब वो तकरीबन 100% बढ़ा रहे हैं एक तरह से देखा जाए उस समय। हालांकि 2022 में जो रिपोर्ट थी तो यही थी 10 से 12 लाख उनके थे। तो 2022 में उन्होंने पार्शियल मोबिलाइजेशन किया था, और उसके बाद जो है अभी उन्होंने जब बढ़ गए हैं तो उन्होंने ये मोबिलाइजेशन किया है, और ये करने के बाद ये दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी हो जाएंगे। जी सबसे बड़ा तो अभी भी चीन है, उसके तकरीबन 28 लाख हैं सब मिला करके, पैरामिलिट्री और बाकी मिला करके। और तीसरे पर ऑफकोर्स अमेरिका था, फिर भारत, और भारत भी नंबर 3 होने के उस पर था। आगे जैसे रिक्रूटमेंट्स होंगे उस हिसाब से ही बढ़ेंगे। तो ये देखिए सेकेंड लार्जेस्ट जो आपने कहा बिल्कुल बन जाएंगे। हो सकता है कि अगर ऐसे ही ये चलते रहें तो अपने सबसे बड़ी बने, लेकिन कारण क्या है इसके? जैसे मैंने कहा मैन पावर की शॉर्टेज हो गई है उनके पास, उसको वो पूरा करना ज़रूरी है। फ्रंटेज अभी इनका बढ़ गया है। अभी इनको ये भी देखना है कि जो ये इलाका छोड़ रखे थे जहाँ से यूक्रेन आ रहा है, उस इलाके को भी देखना है। जो कब्जा किया है इलाका उसको भी उन्होंने उसको कैप्चर करके और वहाँ रुके रहना है। आगे बढ़ना है तो डिफेंसेज बढ़ानी है। और अभी जैसे फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया नाटो, तो उन बॉर्डर्स पर जो वहाँ पर वो न्यूट्रल थे वहाँ भी इनको अपनी सेना बढ़ानी पड़ेगी। और जो नाटो की तरफ से थ्रेट ये सोच रहे हैं और आएगा लॉन्ग टर्म, जैसे कह रहे हैं कि लॉन्ग रेंज वेपन्स मिल गए, और फिर इन्होंने कहा कि हम तो डायरेक्ट मानेंगे कि अटैक नाटो कर रहा है। तो ये अगर कोई ऑफेंसिव लेना चाहेंगे उधर तो छोटी मोटी भी करेंगे, तभी इनके ऊपर वो तो उसके लिए सेना चाहिए। तो एक वो चीज़ है जो उनको फ्रंटेज बड़ा हो गया है, और जो एम कर रहे हैं उसके लिए इनको उसके लिए भी और बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा देखिए जो नाटो का थ्रेट है वो बढ़ रहा है, और ये नाटो को थ्रेट करना चाहते हैं। वो तो डायरेक्ट हो गई, उसमें भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा जो है ये है कि ये लाएंगे कहाँ से सोल्जर्स? इनके पास भी हैं। अब एक और है इसमें, देखिए जैसे मैंने कहा कि अभी ये इंगेज पीरियड लेके चलते हैं 7 साल 14 साल 5 साल 12 साल जो भी है इंगेज, वो मतलब टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट होती है, उसके हिसाब से लोग आते हैं, बट ट्रेनिंग होती है वो चले जाते हैं। तो जो पहले आए थे वो अब वापस जाने का टाइम हुआ है, तो उसकी जगह भी इनको अपनी मैन पावर पूरी करनी है। और साथ में ट्रुप्स की जो हम बात कर रहे थे, हो सकता है पूरा ना करें, लेकिन आपको याद होगा कि पिछली बार हमने डिटेल में बात किया था कि चेचनिया में गए थे पुतिन, मंगोलिया में भी गए थे। तो एक चीज़ हमने कहा था वहाँ से भी ये ले सकते हैं, क्योंकि मर्सनरीज इनके पास तो हमेशा रहे हैं, वैगनर ग्रुप तो वही था। तो ऐसे मर्सनरीज भी ये ले सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें देखिए प्रश्न चिन्ह भी आता है कि सिर्फ बढ़ा देना संख्या, उसके साथ साथ उसके लिए उनको ट्रेनिंग है, उनको इक्विपमेंट चाहिए, और खर्च भी उसके ऊपर करना है। लेकिन मेरे ख्याल से पुतिन ने पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि देखिए उन्होंने ऑलरेडी अपना डिफेंस प्रोडक्शन पिछले साल से ही बढ़ा दिया, 100% तक बढ़ा दिया था वेपन्स एंड इक्विपमेंट का। उन्होंने अपनी डिफेंस बजट भी बढ़ा दी थी 60 से 70%। अभी मुझे लग रहा है कि 100 पिछले वॉर से पहले तो तकरीबन 100% तक उन्होंने बढ़ा दी है। तो इन सब चीज़ों को ले करके लगता है कि वो कर तो लेंगे। लेकिन ये भी है कि यूक्रेन को ट्रुप्स की प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन यूक्रेन में अगर ये आगे बढ़ते रहे तो यूक्रेन के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, और नाटो के लिए भी मुश्किल होगा। और ये थ्रेट मुझे लग रहा है कि ये नाटो को भी दिखा रहे हैं
कि हम बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं। जी। देखिए एक 1.8 लाख बहुत बड़ी चीज़ जी। है। अगर आप हमारे हिसाब से उससे लीजिए तो 12-13 हज़ार हमारी एक डिविजनल स्ट्रेंथ होती है। 10 डिवीज़न मतलब काफ़ी बड़ी एक स्ट्रेंथ हो अपनी बना रहे हैं, और उसके लिए इक्विपमेंट ऑलरेडी है, तो एक मेजर फोर्स हो जाएगी। जी। और देखिए 1.8 लाख तो कुछ यूरोपियन देशों की सेना नहीं है। बिल्कुल। तो ये इसका बहुत बड़ा मायने रखता है। और जैसे है हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि आजकल के समय में सिर्फ मिसाइलों से और रॉकेट से काम नहीं चलेगा। विक्ट्री इज स्टिल मेजर्ड बाय फुट। जी। आपको आर्टिलरी लेकर के, टैंक्स लेकर के और इन्फेंट्री लेकर के ही जाना पड़ेगा ग्राउंड को कैप्चर करने के लिए, उसको रखने के लिए। जी बिल्कुल सर। सर कुछ समय पहले तक लग रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होने वाला है, और ईरान के सर्वोच्च नेता के आदेश पर वहाँ पर वो मस्जिद पर लाल झंडा भी लगा दिया गया, जो कि युद्ध का संकेत देता है। पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन अचानक से ईरान के सर्वोच्च नेता ने अपनी बंदूक की नली का जो मुंह है, वो जवानी बंदूक का जो मुंह है, वो भारत की ओर मोड़ दिया। तो अचानक से सर ये क्यों हुआ, इसका क्या आशय है? देखिए ईद के मौके पर उन्होंने 16 तारीख को जी। जब वो बात कर रहे थे, जब एड्रेस कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखिए अकेले भारत का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जो हालत हो रही है म्यांमार में, जी। उन्होंने गाज़ा में लिया, जी। और उसमें भारत का उन्होंने कहा जो हो रहा है कि ये जो है नहीं होना चाहिए, सभी के इकट्ठे होने चाहिए, उसको विरुद्ध बोलना चाहिए। जी। तो ये चीज़ उन्होंने बोला। लेकिन देखिए ये पहली बार नहीं है। जी। अभी जब आर्टिकल 370 भारत ने हटाया था, जी। उस समय भी इन्होंने बोला था, और उन्होंने सरकार को भारत को ये बोला था कि जो है ये पॉलिसी बदलनी चाहिए, और ये कश्मीरियों के मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो ये उस समय भी बोले हैं, ऐसा नहीं है कि वो है। उससे पहले देखिए 2020 में भी इन्होंने ये बोला था, 2020 में बोला था कि गवर्नमेंट टू कन्फ्रंट एट्रोसिटीज़, और वो उन्होंने ये भी बोला था कि गवर्नमेंट भारत सरकार को चाहिए कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज़ हैं उनको कंट्रोल करे। जी। ये 2020 में उन्होंने ये चीज़ बोली थी। तो ये चीज़ कोई नई नहीं है जो बोलते रहे हैं, लेकिन होता ये है कि उनकी अगर ये बोलते हैं तो उसको बढ़ा दिया जाता है। जी। बाहर के हमारे लोग कुछ अपने से कम और बाहर वालों की चीज़ ज़्यादा लेते हैं। जी। और 2017 में भी मुझे याद है, 2017 के ईद के मौके पर जी। उन्होंने दोबारा कश्मीर का नाम, राग जो कहते हैं, अलापा था। जी। उस समय वो पाकिस्तान की लैंग्वेज बोल रहे थे, जी। जिसके साथ उन्होंने अभी लड़ाई भी की थी। जी। अपने मिसाइल्स दागे थे उन्होंने, एक दूसरे पर उन्होंने किया था। तो ये चीज़ें पहले करते रहे हैं। और देखिए जब से 1979 से जब तक शाह ईरान हुआ, ईरान रिवॉल्यूशन करके ये जो कट्टरपंथी लोग आए, तब से ईरान का यही हाल है, क्योंकि उनकी हालत खुद की तो इतनी ख़राब है कि उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। चाहे इकॉनमी कहिए, चाहे हेल्थ केयर कहिए, चाहे ह्यूमन राइट्स कहिए, हर जगह है। जी। और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप पेपर्स पढ़िए बाहर, तो इतने डिटेल में आ रहा है कि क्या क्या उन्होंने किया है। जी। कैसे उन्होंने अभी, मतलब बड़ा सिंपल केस में पढ़ रहा था, एक अमेरिका यूएस डिपार्टमेंट ने एक पेपर था उनका, कि उन्होंने एक केस दिया हुआ था, आई थिंक 2015 के आसपास का है, कि 2 लेडीज़ थीं जो उनके ईरानियन तेहरान मेट्रो में एक इंटरनेशनल वुमेंस डे पर उन्होंने एक दूसरे को फूल दिए। जी। और उनको उन्होंने 15 से 20 साल वो पकड़ के 15 से 20 साल की जेल की सज़ा दी। जी। तो ये हालत तो उनकी खुद की है। जी। दूसरी चीज़, शिया ग्रुप हैं वहाँ, तकरीबन 85 से 90% शिया हैं, 10-12% सुन्नी हैं, और उनका जो है वहाँ बुरा हाल है। जी। और इसी वजह से पाकिस्तान से और इनकी जो है आपस में आपने देखा कि बनी नहीं, और कुछ न कुछ टारगेटिंग होती रहती है। तो ये जो है इनकी आदत है। और हमारे देखिए इस बार तो बहुत कड़े शब्दों में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको कंडेम किया। जी। इसकी उन्होंने निंदा की कि भाई ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वर्ड है कि ये इन्होंने बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, बैठ करके उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ कि क्या है वहाँ पर भारत में क्या हालात हैं, और इस वजह से जो है ये टोटल मिस इन्फॉर्म्ड हैं, और ऐसी चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो है
इनफैक्ट आप देखिए अमेरिका की वही रिपोर्ट की मैं बात करता जिसमें कहा गया कि कितना परसिक्यूशन है अगेंस्ट सुन्नीज और माइनॉरिटीज़, खास करके जो क्रिश्चियंस और बाकी हैं जी। उनके खिलाफ ईरान में। जी जबकि ईरान का ये एक और रीज़न देखिए है, थोड़ा उनको ये लग रहा है कि भारत उनका लार्जेस्ट इंपोर्टर था ऑयल का, अब जो है मैक्सिमम ले रहा है रूस से, जी और वो ले रहा है जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से। जी तो इस वजह से है, और उनको जो है उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है उनकी इकॉनमी उनकी बिल्कुल नीचे है। जी अब उनका कहना है कि भारत, वहाँ भी सैंक्शंस है रूस में अमेरिका ने किया हुआ है, उनसे ले रहा है और हमसे जो है, लेकिन अब प्राइस डिफरेंस भी है, जी इनकी प्राइस ज़्यादा है, वहाँ कम है, और वहाँ हमें आसानी से मिल रहा है। जी तो ये भी एक कारण है जिसको उनको जो है अच्छा नहीं है। अदरवाइज देखिए उनके साथ रिलेशंस हमारे ख़राब नहीं रहे हैं, जी रिलेशंस हमारे अच्छे रहे हैं। भी बना रहे हैं सर। देखिए 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ गए थे, जी। और जो प्रॉपर मिले थे आपस में और वहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए थे। उसके बाद मनमोहन सिंह गए थे, बट वो एक मीटिंग में गए थे, वहाँ कोई ख़ास इस तरह की 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई, वो एक मीटिंग में गए थे, वापस आ गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी वही गए थे। जी तो वहाँ जा कर के उनके भी राष्ट्रपति आए थे। जी तो ये रिलेशंस अच्छे रहे हैं। रूहानी आए थे यहाँ पर देखिए, और उसके बाद ऐसा नहीं कुछ था कि कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन ये रुक रख के ये डोमेस्टिक जो है इनकी पॉलिसीज़ हैं। अभी देखिए आपको याद है इन्होंने क्या किया था, जो विमेंस लड़कियां जो हिजाब, हाँ, और उसके कितना विरोध हुआ, हज़ारों लड़कियां रोड पर आ गई, बाल कटवाने लगे, शाम को स्कार्फ की जगह खुले बाल में आए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको इन्होंने दबाया, लेकिन वो दबा नहीं है, वो चल भी रहा है। तो इनका खुद का रिकॉर्ड जो है देखिए, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, एक डिक्टेटर का ही वो चल रहा है, सुप्रीम लीडर बना रखा है जो कभी था नहीं कहीं किसी उसमें, लेकिन वो चल रहा है। उसके बाद इनके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देखिए बहुत ख़राब है, जिस तरह वो चल रहे हैं। इकॉनमी की तो आप बात ही मत कीजिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं वो। हौतीज़ ले लीजिए, हिजबुल्लाह ले लीजिए, अब देखिए हो क्या रहा है, इनकी बढ़ावा से नुकसान उधर हो रहा है। ये अलकायदा और ISIS के भी पक्षधर हो जाएंगे। जी तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो है फोकस में नहीं आ रही हैं, ना लाने दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि इनको जो न्यूक्लियर हथियार लेने की होड़ है, जिसकी वजह से सैंक्शंस हैं, तो वो चीज़ इनको नहीं दिखाई पड़ रही है अपनी। तो ये चीज़ें, ये बहुत सही तरीके से इनको जवाब दिया गया है भारत द्वारा। और हमें देखिए 2022 में वो लड़की जो थी महिषी अमीनी शायद नाम था उसका, जिसकी डेथ हुई थी, उसी दिन थी 16 को ही वो वर्षगांठ भी थी एक्चुअली देखा जाए तो। और उसमें जो है उसकी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ जिस तरह से हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उन्होंने सैकड़ों को जेल में रखा था अभी लेकर के। तो ये जो है ईरान का तो ये हाल है ही, जिसको कि वो छुपाना चाहते हैं कि ये चीज़ हो नहीं। और इसके अलावा देखिए उससे पहले भी कई केसेस हैं, लेकिन जो मेन चीज़ ईरान की, मैं एक चीज़ अगर आप देखें, आर्टिकल 14 है ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि ऑल मुस्लिम्स दे आर ड्यूटी बाउंड टू ट्रीट नॉन मुस्लिम्स इन कन्फर्मिटी विद इथिकल नॉर्म्स, मतलब नैतिक मापदंड पर लेकर चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि ये नहीं करते हैं। तो ये चीज़ तो इनकी है ही। इसके अलावा उन्होंने यही बोला है, आर्टिकल 27 है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का ईरान के, जो ये कहता है कि जो इनको जितने भी जो पब्लिक है, पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन ये होने नहीं देते। अपनी आवाज़ दबा करके, और यहाँ की वो बात करते हैं मुस्लिम्स की, जो कि कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे हमने आपको कह रहा था कि 90 to 95% शिया हैं और 7 से 10% सुन्नी मुस्लिम्स हैं। तो ये जो ये लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल उनकी अपनी जो है बचाने के लिए, कि अपने देश को भटकाने के लिए और बाहर का बताने के लिए है। इकॉनमी देखिए टोटली डाउन है, पॉवर्टी उनका बिल्कुल, मतलब लोगों का बहुत बुरा हाल है। जबकि भारत से उनका ट्रेड $2.3 बिलियन पहुंच गया था, जो कि पिछले 2 साल से 20-21% बढ़ा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के वहाँ जाने से, बातचीत एग्रीमेंट्स होने के बाद। तो अगर
ऐसी चीज़ होगी तो नुकसान लॉन्ग टर्म में उन्हीं का होना है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इनके इस स्पीच को बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देगा। जी अभी जो उनके राष्ट्रपति हैं वो थोड़ा उदारवादी हैं जी और वो चाहते हैं कि जो भारत जैसे देशों के साथ हो रहे हैं, सिद्धट उनको फ़ायदा होगा। जी तो ईरान से भारत को उतना ज़्यादा नहीं फ़ायदा होगा जितना ईरान को भारत से होगा। जी तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए इसके ऊपर। और ईरान के लोग भी जानते हैं भारत को, वहाँ इतनी विद्वेषा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जी। और इनको सुप्रीम लीडर बनने के लिए या कहीं ना कहीं ये स्पीच कभी कभी देते हैं तो इनके पास और कुछ है नहीं। जी तो इसलिए हमें इसके ऊपर तवज्जो नहीं देना चाहिए और मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा रिलेशंस में। जी बिल्कुल। सर, नौसेना के शीर्ष कमांडरों का सम्मेलन हो रहा है, 4 दिवसीय सम्मेलन में गहरा मंथन हो रहा है। आखिर भारत के समक्ष कौन सी समुद्री चुनौतियां खड़ी हैं? नीरज जी, देखिए ये तो इस साल का दूसरा है जी। जो नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है, जी। ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है। और डेफिनेटली इस कॉन्फ्रेंस में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है जब भी, चाहे आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स हो, जिसमें हर एक चीज़ ट्रेनिंग, पॉलिसी, डायरेक्टिव्स और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके बारे में जितने भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो सब डिस्कशन होता है, मंथन होता है फीडबैक्स लेने के बाद। और ये जो है इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी इसलिए है, देखिए नेवी को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है भारत में। जी। और सबसे बड़ी चीज़ इसलिए कि देखिए हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है भारत का, वो 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जी मतलब आप समझ लीजिए कि अगर इतना ज़्यादा है तो उसकी रक्षा नेवी को मजबूत करना, और हम लोग एक बार बहुत पहले बात किए थे, ब्लू वाटर नेवी होनी जी। बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जी 13 हमारे मेजर पोर्ट्स हैं, माइनर तो छोड़िए, माइनर बहुत हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं और पोर्ट्स बनने वाले हैं। जी उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जी नेवी की, उनकी सुरक्षा के लिए। और हमारी कोस्ट लाइन ही देखिए 5100 किलोमीटर की है, बहुत ज़्यादा। नेचुरली पूरे इंडियन ओशन में आप देखिए भारत जो है एक टेबल के टॉप पर बैठा हुआ है जी। पूरे इंडियन ओशन को जी। देखने के लिए। और शायद दुनिया का एक ही देश है और एक ही ऐसा सागर है जिस देश के नाम पर पूरा उस महासागर का नाम पड़ा, नहीं तो किसी देश के ऊपर नाम नहीं है जी। इस तरह का किसी भी बड़े उसका। जी। तो ये जो खास करके आप दूसरा जो देखिए ये अगर बढ़ा दें आप, जैसे मैंने कहा था कि 5100 किलोमीटर है, ये 7500 किलोमीटर बन जाता है अगर आप अंडमान निकोबार का ले लें जी और लक्षद्वीप का भी ले लें। जी तो इतनी बड़ी को मतलब कोस्ट लाइन को इसके इतना ज़्यादा अब जो है मूवमेंट हो गया है ट्रेड से लेकर के, और अब सिक्योरिटी आप देख रहे हैं जी। कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इस वजह से सारी चीज़ों पर जोर, और साथ साथ इंडो पैसिफिक जी एक जो चीज़ एडिशन आई है भारत के पास, तो वो भी एक है जिसके ऊपर मंथन इसमें होगा। और इंडियन ओशन के साथ साथ, लेकिन देखिए इसके साथ मुझे लग रहा है 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो अग्निवीर का जी जो चल रहा है, अग्निवीर का एम्प्लॉयमेंट, उनको कैसे और जो है उनकी सर्विस कंडीशंस कैसे बनाई जाएं, कैसे बढ़ाई जाएं, और उनकी यूजफुलनेस कितना कैसे जो है बढ़ाया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत डिस्कशन हो रहा है जी मीडिया में, खास करके मैक्सिमम वो लोग हैं जो इनके बारे में कुछ नहीं जानते, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें ये छोड़ना चाहिए कि जो लोग हैं जो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, जी। तब जो है आएगा। और जैसे हमने अभी बात की थी, पहले भी कर चुके हैं, रशिया यूक्रेन लीजिए, चाहे बाकी जो देश हैं वो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखते जी। हैं। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं, जी हम इनको अग्निवीर बोल रहे हैं। उसके बाद रिहेबिलिटेशन भी हो रही है। जी। लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें ज़रूरत है कि इनकी सर्विस लिमिट बढ़ाई जाए, और थोड़ी सी जो हम 25% की जगह और बढ़ाया जाए और लोगों को लिया जाए। क्योंकि देखिए इसमें अग्निवीर का हम लोग पहले बात किए थे, शायद आगे भी जब बात करेंगे, कि जितने लोग रिटायर हो रहे हैं कम से कम उतने तो आने चाहिए। जी अगर उस बाकी पिछले वाले रिटायर होते रहे और इनमें से भी 4 साल के बाद निकलते रहे तो शायद गैप बढ़ जाएगा। जी। तो ये चीज़ ज़रूर ये लोग इसके ऊपर मंथन करेंगे। फिर इंडिजनाइजेशन, आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देख लिया बाहर से क्या हो रहा है, किसी को कहीं अम्यूनिशन की कमी हो रही है, शेल्स की, मतलब गन्स हैं उनके, शेल्स की कमी हो रही है। जी तो वो जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम बाहर से कम डिपेंड होके
आत्मनिर्भर बने हर एक चीज़ पर, चाहे एयरक्राफ्ट है, चाहे शिप्स हैं जी और माइन स्वीपर्स हैं, सबमरीन्स हैं। एक सबमरीन्स की हमारे, हालांकि देखिए प्रोजेक्ट 75 हम बात कर चुके हैं, वो चल रहा है। जी 5 बनी थी सबमरीन्स, बट हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 18 उससे ज़्यादा की है तकरीबन। जी तो अभी जो प्रोजेक्ट हैं उन पर उनकी उसका भी बातचीत चलेगी, उनका प्रोग्रेस क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है, तीसरे की भी डिमांड की जा रही थी, जी उस पर भी डिस्कशन चल रहा था कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अभी देखिए 9 तारीख को जो है दो एक जो क्राफ्ट हैं, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एक क्राफ्ट होता है, जी वो जो है अभी लॉन्च हुए हैं। और इससे पहले आपको याद है हमने डिस्कशन किया था कि अभी जो CDS ने पिछले हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने जॉइंट डॉक्ट्रिन ऑन एम्फीबियस वॉरफेयर जारी किया था। जी जी तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में डिस्कशन और उसको आगे कैसे ट्रांसलेट किया जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है थिएटराइजेशन, जी जिसकी बात चल रही है और शुरुआत हो रही है। वो कैसे किया जाए, जी कैसे थिएटराइजेशन होगा, कहाँ पर किसकी इम्पोर्टेंस है। जहाँ सी कोस्ट हैं नीचे, तो वहाँ तो नेचुरली नेवी की है। जी अब उसमें कैसे बाकी एलिमेंट्स आएंगे, कहाँ पर लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रेनिंग कैसे होगा, और आपस में जो इंटीग्रेशन है वो कैसे किया जाए। तो सारी चीज़ें जो है उस पर ज़रूर डिस्कस होंगी। और इसके साथ ही देखिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ कितना बदल गए। आप मालदीव्स की देखिए, जी उधर रेड सी में क्या हो रहा है, मेडिटेरेनियन में क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक है ही। जी। और जो ये लड़ाई है उसका इफेक्ट कितना पड़ रहा है। जी आप देख लीजिए वहाँ सुएज कैनाल से क्या हालत है, सबको रीरूटिंग हो रही है, जी। शिप्स को सिक्योरिटी दे रहे हैं, और हमारे तो देते रहे हैं। आपको याद है कि पाकिस्तान के शिप को भी जो है भारत के नेवी ने पायरेट से बचाया था, पायरेसी से। जी तो ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं, जी इनको लेकर के इन इश्यूज़ पर भी इसमें ज़रूर मंथन होगा कि इसमें किस चीज़ से हम क्या क्या अपने में बदलाव लाएं, ट्रेनिंग में, स्ट्रेटजी में, थिंकिंग में, और ऑफ कोर्स इक्विपमेंट में। बिकॉज सिर्फ सोचते रहेंगे इक्विपमेंट नहीं होगा तो उससे काम होगा नहीं। जी। तो जो ये ऑपरेशनल है, मटेरियल है, लॉजिस्टिक्स है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट हैं, ट्रेनिंग है, जॉइंट ट्रेनिंग खास करके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ज़रूर फोकस रहेगा। और पूरी उम्मीद है हमारी कि भारत, जैसे हम लोग, भारत ने सोच रखा है जी दोनों चीज़ों में आगे बढ़ने की, ब्लू वाटर नेवी बनने की, और दुनिया में एक अग्रणी जिसे कहते हैं ताकत बनने की। और ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेले, बट बाकियों के साथ तो हम ट्रेनिंग कर ही रहे हैं बाकी देशों से। लेकिन चीन का जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसको कम करने के लिए इस इलाके में, क्योंकि चीन हर हालत में चाहता है कि इंडियन ओशन में उसका दबदबा बढ़े। जी मालदीव्स में गया इसीलिए, जी और वो ईरान और बाकियों को समर्थन दे रहा है जी इसी वजह से। और बाकी उसकी हरकत इंडो पैसिफिक के हम देख रहे हैं, फिलीपींस और बाकियों के साथ क्या हुआ। तो वो हमारे साथ नहीं हो, इतना हमारे पास ताकत होनी चाहिए, उस लेवल तक भारतीय ने जो है नौसेना को पहुंचना है। और ज़रूर इसके ऊपर मंथन होगा और उसमें लिए जाएंगे ज़रूर कुछ न कुछ डिसीजंस। जी बिल्कुल सर। और मैं कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ूँ सर, एक लाइट वेट टैंक जोरावर इस हफ्ते काफ़ी चर्चा में रहा, और जिस तरह से हमने खबरें पढ़ी कि उसको वायु मार्ग से भी ऊंची चोटियों पर ले जाया जा सकता है, तो हमने लगता है कि जो चाइना के साथ हमारा जो पूर्वी लद्दाख में तनाव था, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, और ज़रूरत के हिसाब से अब हम अपने हथियारों को निर्मित कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो लाइट टैंक्स की आप बात कर रहे हैं, इनकी बहुत ज़रूरत है उन इलाकों में। आपको पता है, देखिए जो हम बात कर रहे हैं, आप तिब्बत का ही इलाका लीजिए, जी पूरा पठार इलाका है, वहाँ बिल्कुल प्लेन है, टेम्परेचर ज़रूर माइनस में जी। है। अब वहाँ हैवी इक्विपमेंट जा नहीं सकते। जी उसी तरह गन्स का है, जी हमें लाइट वेट गन्स ले जानी पड़ेंगी। जी। हालांकि बोफोर्स और बाकी गन्स मैक्सिमम तो उधर गई हैं। जी। यूएस अमेरिका से भी जो हम गन्स ले रहे हैं वो भी, और जो हमारे भी हैं जो गन्स बन रही हैं, जी एम यही है कि आगे से आगे ले जाएं। जी जितना आप आगे हम जाएंगे उतनी रीच हमारी आगे बढ़ेगी। और अगर हमें सोचें कि कुछ होगा, उस समय ले आएंगे। जो पहले की सोच थी जी उससे नहीं चलेगा। जी। तो हमें जोरावर जैसे टैंक्स और ज़्यादा चाहिए, जी और ज़्यादा चाहिए, और उन्नत किस्म के। ये बना तो है जी। लेकिन ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, जी। बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा हमें कोशिश करते रहना चाहिए बनाने के लिए, जिससे मैन्यूवर ज़्यादा हो, जी मैन्यूवलिटी हो। जी। एक समय पर ये नहीं कि हम स्टैटिक रहें, जी मैन्यूवर करें और
दुश्मन हमें देख नहीं पाए, सोच नहीं पाए कि हम कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, कैसे उसको हम परास्त कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी एक पहल है। और जैसे मैंने कहा, टैंक्स भी, गन्स भी, रॉकेट्स भी ऐसे हमें ले जाने पड़ेंगे जिससे कि हम हमेशा वहाँ अपनी मजबूत रहें। जी बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने भारत मालदीव के तनावपूर्ण संबंध कैसे सहज संबंधों में बदल रहे हैं, इसके कारणों पर आपने विशेष रूप से प्रकाश डाला, और रशिया यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा विस्तार की तरह जैसे आप जानकारी देते हैं उस पर आपने और बताया कि इस तरह से राष्ट्रपति पुतिन क्यों अपनी सेना का विस्तार कर रहे हैं, इसके कारणों का भी आपने उल्लेख किया। और ईरान के सर्वोच्च नेता ने आखिर भारत के बारे में ऐसी टिप्पणी क्यों कर दी, उसके क्या निहितार्थ हैं, इस पर भी आपने प्रकाश डाला। और नौसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, मंथन में क्या क्या विषय आ सकते हैं, इसका भी आपने उल्लेख किया। आपने आज के भी कार्यक्रम को बड़ा सारगर्भित बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। सर, समय निकालकर इस कार्यक्रम से जुड़े, चर्चा से जुड़े, आपका बहुत आभार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।